हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है जी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ओके, और ये हमारी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 है। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे के सारे नोट जो है वो हिंदी के अंदर है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश में है तो सेम चैप्टर मैंने इंग्लिश के नोट्स के साथ भी एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी और बात कि हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। ओके, अभी तो इसमें 18 बच्चे एडेड हैं। इसका नाम है मेन पॉइंट स्टडी 12। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, पीडीएफ होगी, नोट्स होंगे, या आपसे मेरे को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा या किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक देना होगा तो मैं यहीं पर आपको दूंगा। ओके, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। तो देखो, चैप्टर का नाम है जी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको पता है भारत जो था वो 1947 में आज़ाद हुआ था। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, अंग्रेजों का गुलाम था ना, पता है ना आपको। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने कौन कौन सी परेशानी आई, यानी जब हम बिल्कुल आज़ाद ही हुए थे तो 1947 के अंदर हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो चलो जी, पहला टॉपिक है नए राष्ट्र। अब देखो इसमें नया राष्ट्र क्यों लिखा हुआ है। नया राष्ट्र इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारी एक तरह से नई शुरुआत हुई थी। भारत आज़ाद हुआ था ना, तो हमारी नई शुरुआत हुई थी, सब कुछ नया नया था, तो इसलिए लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम नए राष्ट्र भारत की चुनौतियां। अब जैसे कि आपको पता है भारत जो था वो 15 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुआ था, मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था, इसलिए यहाँ पर 14-15 अगस्त लिखा हुआ है। ओके, और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, उसी रात को संविधान सभा में क्या करी थी, एक स्पीच बुलाई थी, मतलब एक मीटिंग वगैरह बुलाई थी, और वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया था, और उस भाषण का नाम था भाग्यवधू से चीर प्रतीक्षित भेंट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने आज़ादी के बाद सबसे पहला भाषण कहाँ पर दिया था। बच्चे कहकर लिख कर आ जाते हैं सर कि उन्होंने पहला भाषण जो था वो लाल किले में दिया था। बिल्कुल गलत है बच्चे। पहला भाषण जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए पहला भाषण दिया था। और संविधान सभा क्या होती है, जिन भी लोगों ने संविधान बनाया था, संविधान आपको पता है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनाई थी, रूल बुक बनाई थी, तो उन सारे के सारे मेंबरों की आप कह सकते हो ग्रुप को संविधान सभा बोला जाता है। तो उन सबको बुलाकर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने वहां पर भाषण दिया था, जिसका नाम था भाग्यवधू से चीर प्रतीक्षित भेंट। अब भाग्यवधू से चीर प्रतीक्षित भेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाग्य के साथ वादा। इसका मतलब वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला कि अब हमें अपने भाग्य के लिए काम करना है, अपने आगे भविष्य को सुधारना है। ठीक है, एक वादा करना है अपने से कि हम अपने भविष्य को सुधारेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आप इंग्लिश में भी लिखना चाहो एग्जाम के अंदर तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। ओके, अब देखो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना, कांग्रेस के अलावा भी, बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ कांग्रेस ही थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अलावा और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। बहुत जितनी भी पार्टी थी ना उस समय, उन सब पर है ना दो चीज़ों की सहमति थी, वो सारे दो चीज़ों पर एग्री कर रहे थे। पहली बात तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ये बोल रहे थे कि भारत आज़ाद होने के बाद ना भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, कोई राजा रानी वाला शासन नहीं होना चाहिए, जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जानी चाहिए वोट देकर। तो पहली ये वाली चीज़ है, उस पर सारे के सारे जो मंत्री वगैरह थे वो एग्री थे। दूसरी बात ये थी कि दूसरी बात जिस पर सारे के सारे एग्री थे वो ये है कि सरकार जो है वो सबके भले के लिए काम करेगी। ठीक है, और खास तौर पर गरीबों का और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा कि इनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, इनके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दो ऐसी बातें जिन पर आज़ादी के बाद ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वगैरह थे या मंत्री वगैरह थे उनकी सहमति थी, तो लोकतांत्रिक देश बनाना और सबका जो है वो वेलफेयर करना, सबका भले के लिए काम करना। ओके, परंतु ये है ना कोई आसान काम नहीं था। आसान काम क्यों नहीं था, क्योंकि आपको पता है भारत जो था वो आज़ाद बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। आज़ाद तो हो गया भारत, परंतु भारत का बंटवारा भी हो गया, एक पड़ोस में एक पाकिस्तान बन गया भारत के टुकड़े करके, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। तो सन 1947 का साल जो था वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। मतलब हिंसा का मतलब वॉयलेंस तो हुआ ही। अब देखो हिंदुस्तान से अलग हुआ जब पाकिस्तान, तो वॉयलेंस वगैरह भी हुआ, पता ही है इसके बारे में, है ना आपको। और साथ में विस्थापन भी हुआ। विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन का मतलब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो पाकिस्तान से भारत के अंदर आए,
भारत से भी कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान के अंदर गए। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 3 चुनौतियां। याद रखना ये वाला क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे यूटी हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो बोर्ड का, एक ना एक जगह ये वाला क्वेश्चन आप लिखवा के ले लो, मेरे से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ही भारत आजाद हुआ ना 1947 में, तो ये 3 चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो गई। 3 चुनौतियां क्या थी? सबसे पहली चुनौती थी कि भारत को अखंड बनाए रखना। अब देखो, जब भारत आजाद तो हो गया था, पर भारत के अंदर से पाकिस्तान बन गया था, है ना, टुकड़े हो गए थे। तो सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि भारत को क्या है, अखंड बनाए रखना, भारत को दोबारा से टूटने ना देना। क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो बाद में हो सकता है कि भारत दोबारा से टूट जाए। तो सबसे पहली चुनौती होती ये थी कि भारत की अखंडता को बनाए रखना, भारत को समेट के रखना। तो पहली चुनौती ये थी। अभी मैं रीड करके बताऊंगा, ये जो बात बोली है वैसे वही लिखी हुई है। सेकंड बात है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, ये भी बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि मैं आपको बता दूं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो भारत का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना, उसमें राजा रानी वाला सिस्टम चलता था। पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, अभी आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली भारत के अंदर राजा रानी वाला सिस्टम चलता था। तो उनको हटाकर भारत में लोकतंत्र स्थापित करना ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम था। ठीक है, ओके जी। और तीसरा काम था कि ऐसा समाज बनाना, ठीक है, जिसमें सभी का भला हो। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर अमीर लोगों का भला हो, गरीब लोगों का भी भला हो, ऐसा काम करना। ठीक है, समझ आ गया? यानी समाज के सभी वर्गों का विकास करना। मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। जब पार्टीशन हो रहा था ना, तो उस साइड, पाकिस्तान की साइड में ना बहुत बुरा हुआ था उनकी माइनॉरिटी के साथ, मतलब जो वहाँ पर सिख रह गए थे, मुस्लिम रह गए थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत ही गलत हुआ था। अब ऐसा भारत के अंदर ना हो किसी के साथ भी, इस चीज़ को लेकर भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि कहीं हम पाकिस्तान ना बन जाए, पाकिस्तान जैसी गंदी हरकत जैसे वहाँ पर उन्होंने करा अपने लोगों के साथ, वैसे हम ना करें। इसके लिए हमने ये सोचा कि हमें सबका विकास करना है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब मैं रीड कर देता हूँ जल्दी से, बात तो आपको समझ आई गई है। पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत की गणना करना था जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधता की जगह हो। मतलब एक ऐसा भारत बनाना था जिसमें हर टाइप के लोगों के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर है। मतलब मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज भारत में बोली जाती है ना, पूरी दुनिया के किसी देश में भी नहीं बोली जाती होगी इतनी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, उस वक्त आमतौर पर यह मानना था कि इतनी सारी विविधता से भरा देश जो है वो कुछ दिनों तक ही एकजुट रह पाएगा और उसके बाद वो वापस टूट जाएगा। तो सबसे पहली चुनौती थी कि भारत को समेट के रखना, और वैसे हम इसमें कामयाब भी हुए। पाकिस्तान देखो बनकर भी उसके भी टुकड़े हो गए, बट भारत आज भी अखंड भारत है, जैसा भारत था 1947 में वैसा ही है। ठीक है, चलो जी, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी, यानी भारत में लोकतंत्र स्थापित करना था। ठीक है, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इसका क्या मतलब है? संसदीय प्रणाली आपको पता है ना, आई होप आपने क्लास 11 में पढ़ा हो, जहाँ पर संसद वगैरह होती है। इतना याद रखो, संसद के अंदर मंत्री वगैरह चुने जाते हैं और वही कानून वगैरह बनाते हैं, वो वाला सिस्टम भारत ने अपनाया। ठीक है, और इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे, यानी इलेक्शन वगैरह होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान की जरूरत थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था हमने, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं था। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। देखो, इसका मतलब ये बता रखा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी नहीं था, उस कॉन्स्टिट्यूशन का लोग माने भी, ये भी जरूरी था। जैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं है। परंतु भारत की जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती ये थी कि भारत जब आज़ाद हुआ था, उन्होंने अपना संविधान बनाया, जब हमने अपना संविधान बनाया तो हमने ये भी ध्यान रखा कि यार ऐसा संविधान बनाना है जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं उस संविधान की रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि हमारा संविधान सिर्फ एक बुक बन के रह जाए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना। तो यही बात लिखा हुआ है कि इस मोर्चे पर संविधान में यह साफ कर दी थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का, जाति का, अल्पसंख्यक समुदाय, कोई भी हो। ठीक है, उनको संविधानिक अधिकार दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, और साथ में राज्य के नीति निर्देश तत्व वगैरह जो हैं वो भी दिए जाएंगे।
ठीक है जी। और उनके लोक कल्याण के लिए काम होगा, चाहे उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो। और ख़ास तौर पर आर्थिक जो गरीब लोग हैं, है ना, और आर्थिक तौर पे गरीब वगैरह हैं, उनके लिए कारगर नीति बनाना और गरीबी को ख़त्म करना, ये भी हमारी चुनौती थी। ठीक है, 3 समझ आ गया ना, बड़ा सिंपल सिंपल था ना। भारत की अखंडता को बनाए रखना, भारत में लोकतांत्रिक स्थापित करना, और साथ ही में ऐसा समाज बनाना जिसमें सभी वर्गों का विकास हो। ठीक है, अब आते हैं जी थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। अब जब भारत आज़ाद हुआ, मतलब भारत आज़ाद हुआ, तो आपको पता है भारत का विभाजन भी हुआ, भारत के टुकड़े हुए, ठीक है, और एक पाकिस्तान बना। ठीक है, तो जब पहली बात तो यार पाकिस्तान बना क्यों, इसके बारे में भी हमें समझना होगा। पाकिस्तान बना था टू नेशन थ्योरी की वजह से। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी जो थी वो इस थ्योरी को मानते थे, जिसका नाम था टू नेशन थ्योरी, जिसको बोला जाता है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। उनका ऐसा कहना था कि भारत के अंदर, है ना, उस समय 1947 से पहले भारत जो है उसके अंदर 2 धर्मों के लोग रहते हैं, ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम। और ये जो दोनों हैं, इनके अलग अलग रीति रिवाज है, धर्म है, परंपरा है, तो ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। इनके लिए जो मुसलमान है उनके लिए अलग ज़मीन होनी चाहिए। और फिर उन्होंने इसको कहकर पाकिस्तान बनाया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा एक थॉट प्रोसेस था, क्योंकि भारत है, अभी भी भारत है। ठीक है, भारत में अभी भी हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, परंतु पाकिस्तान के अंदर तो मुस्लिम ही रहते थे, फिर भी बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से। पता है ना आपको, बांग्लादेश पाकिस्तान से ही बना है। तो ये कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकतें थी, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। और उनकी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो पार्टी जो थी वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानती थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय मुस्लिम और भारतीय हिंदू 2 अलग अलग, और जब मैं यहाँ पर भारतीय हिंदू बोलता हूँ तो इसके अंदर सारे के सारे नॉन मुस्लिम आ जाते हैं। उनका ऐसे ही मानना था कि भारत में एक मुस्लिम है और बाकी सारे के सारे हिंदू है या नॉन मुस्लिम है, वो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनके अपने अपने रीति रिवाज है, धर्म है और परंपरा है। इसलिए सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से मुसलमान को हिंदू बहुल भारत से बाहर अपनी अलग मातृभूमि रखने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें इस्लाम प्रमुख धर्म हो, और उन्हें हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम से अलग किया जाना चाहिए। ये मानना था जी किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का और उनकी पार्टी का। और ये इस चीज़ को बोलते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और मैंने जैसे आपको बताई दिया, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी, और सबसे पहले जो थे सर सैयद थे। ठीक है, सर सैयद नाम था ऐसे किसी पर्सन का, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, बट एक थे जिन्होंने ये टू नेशन थ्योरी सबसे पहले दी थी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो मना कर रही थी कि कोई हम पाकिस्तान वगैरह नहीं बनाएंगे, भारत है, एकजुट मिलकर रहेंगे, सारे के सारे साथ रहेंगे, कोई ऐसे अलग देश बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, मना कर दिया कि नहीं देंगे पाकिस्तान आपको, ठीक है, कोई देश नहीं बनाने देंगे हम। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा, नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब ब्रिटिश जो थी वो कांग्रेस उसके साथ हो गई थी मुस्लिम लीग के साथ, और उनको बोला था कि मुस्लिम लीग चाहती है कि अलग देश बने तो आप अलग देश बनाओ। तो मतलब पाकिस्तान फिर देखो ब्रिटिश का एक ही काम था, फूट डालो राज करो, देश तोड़वा दिया उन्होंने। और देखो ब्रिटिश बेशक हमको छोड़ कर गए, आज़ाद हो गए हम ब्रिटिश से, पर उसने ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया हमारे लिए जिससे मतलब हम कभी भी निकल नहीं सकते। पड़ोस में ही ऐसी कंट्री खड़ी करके रख दी जहाँ पर, समझ रहे हो ना, बहुत गलत होता है। आर्मी को क्यों मतलब अटैक करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा चलो जी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे डिफरेंट चैनल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डोंट वरी, ये व्लॉगिंग चैनल है। अच्छा एक बात और बताता हूँ यार, अब जैसे मैं विस्थापन के बारे में बता रहा हूँ ना, तो आपको एक और बात बताता हूँ। ये मेरे को मेरे दादाजी ने बताया था। बेसिकली हम भी जो थे 1947 से पहले, हम तो नहीं, मैं तो नहीं, ठीक है, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे दादाजी जो थे 1947 में वो 7-8 साल के थे, तो पार्टीशन की वजह से वो भी जो थे वो अलग हो गए थे। मतलब वहाँ पाकिस्तान सिंध में रहा करते थे दादाजी, पाकिस्तान सिंध के, उस टाइम तो भारत में था वो, तो हिंदुस्तान का जो सिंध का इलाका था उस समय वो वहाँ पर रहा करते थे, जो आज पाकिस्तान है। तो पार्टीशन जब हुआ तो टू नेशन थ्योरी की जो सोच रखते थे लोग, वो आसपास रहा करते थे, है ना, हम मतलब जहाँ पर दादाजी का घर था, तो इसलिए उनको छोड़कर भारत आना पड़ा। फिर हम राजस्थान में शिफ्ट हुए, फिर दिल्ली में शिफ्ट हुए।
तो ये कुछ है। मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाऊंगा जो मेरी परदादी है ना, उन्होंने एक सूटकेस है, बेसिकली वो पाकिस्तान का बना हुआ सूटकेस है। हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे वहाँ से, सिर्फ सूटकेस आया था, बताते हैं दादाजी कभी कभार, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। अगर कभी मेरे को सूटकेस वगैरह वो मिला और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, उसका चैनल का नाम है भरत कुमार खोरवाला, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी गेमिंग चैनल है, कभी कभी मैं गेम खेलता हूँ तो कर सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट टेक वाला चैनल, इस पर मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। मेरे को डेली मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर आप कुछ तो बताओ कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं, छोटा मोटा मतलब अपने खर्चे या सैम्पल पेपर के खर्चे उठा सकते हैं। तो मैंने इस पर 30 वीडियो डाल रखी है और 12,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं इस पर ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, ठीक है, अपने नोट्स कैसे नोट्स बेच कर या नोट्स से कैसे अर्न कर सकता है, और साथ में मैंने ये भी बताया वेबसाइट कैसे बना सकते हो। मतलब हर बच्चे के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप सब्सक्राइब करो ना करो, इस चैनल को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बड़ा बच्चे आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बहुत कम डालता हूँ क्योंकि मैं बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, बट ये वाला चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आगे आ जाते हैं। अब विस्थापन की प्रक्रिया कि बेसिकली विस्थापन हुआ कैसे, मतलब क्या प्रोसेस थी हमारा जो सॉरी विभाजन लिखा हुआ है, विस्थापन कह रहा हूँ रियली सॉरी, विभाजन की, यानी जो पार्टीशन हुआ था, जो देश टूटा था हमारा, तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसे टूटा था, मतलब क्या क्या हुआ था। तो देखो जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया। जैसे आपको पता है कि बेसिकली सबसे पहला काम तो यही किया था कि जो इंडिया जिसे कहा जाता था उसको भारत और पाकिस्तान दो में बांट दिया गया। पहले विभाजन में पहली चीज़ तो यही हुई। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी ज़्यादा कठिन था। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है, मैं बताऊँगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक थे वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इस पे आ जाते हैं, थोड़ा खाली है ना तो मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊंगा। मान लो ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है, उस टाइम का भारत बता रहा हूँ। तो अब हुआ क्या कि आप अगर भारत का मैप वगैरह देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो भारत था ना उस टाइम, जो जिसमें पाकिस्तान भी आता था और बांग्लादेश भी आता था, ठीक है, तो जब बात ये थी कि मैक्सिमम जो मुसलमान थे वो यहाँ पर पाकिस्तान के एरिया में रहा करते थे, क्योंकि बेसिकली ये बोल दिया गया कि जो पाकिस्तान है वो ऐसे इलाके में बनेगा जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दिक्कत ये थी कि एक हमारा पंजाब वाला एरिया था, ओके, और एक हमारा बंगाल वाला एरिया था। तो इन दोनों एरिया के अंदर जो थे वो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो हुआ क्या, हमारे बंगाल के भी टुकड़े कर दिए गए और पंजाब के भी टुकड़े कर दिए गए। आपको शायद ना पता हो बट मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान के अंदर भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं। पता है आपको पंजाबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टाइम पर बेसिकली पंजाब का हिस्सा टूटकर ही पाकिस्तान बना है। बहुत सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान का मतलब पंजाबी बोलने वाले थे, ओके। और आपको बंगाली बोलने वाले भारत में भी मिलेंगे और बांग्लादेश में भी मिलेंगे। तो बंगाल के भी टुकड़े हुए थे और पंजाब के भी टुकड़े हुए थे, क्योंकि इन दोनों एरिया के अंदर मुसलमान ज़्यादा थे, तो इसके हिसाब से पार्टीशन वगैरह किया गया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक थे। इसका मतलब है कि जैसे ये भारत है ना, तो इस एरिया में कोई भी ऐसा, इस पूरे भारत में ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, परंतु इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में पूरे के पूरे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, ओके। ऐसे दो इलाके की आबादी, ऐसे दो इलाके थे जहाँ पर मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था, ये वाला इलाका जो मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरा इलाका जो था वो पूरब में था, ये वाला इलाका, ओके। और इन दोनों इलाकों को हम जोड़ तो नहीं सकते, है ना, तो इसलिए ये बात बोली गई कि पाकिस्तान एक नहीं दो अलग अलग एरिया से बनेगा, यानी यहाँ पर भी पाकिस्तान और यहाँ पर भी पाकिस्तान। पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक देश बनेगा और जो उसका दूसरा पार्ट है, देश का ही दूसरा पार्ट जो होगा उससे बहुत ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, और बीच में हमारा भारत, ठीक है। तो इसको कहा जाता था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान। आज जिस पाकिस्तान को आप जानते हो ना, बेसिकली वो वेस्ट पाकिस्तान था पहले, और इसे कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। देखो लिखा है ना, पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब पढ़ते हैं जी विभाजन की समस्या।
विभाजन की समस्या का क्या मतलब है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है मैंने। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विभाजन की प्रक्रिया बताओ तो यही लिखना है आपको, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विभाजन की समस्या बताओ तो ये लिखना है आपको, और पॉइंट है आगे भी, ठीक है। तो देखो पहली समस्या क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो जब विभाजन हो रहा था तो क्या क्या समस्या आई, तो पहली समस्या तो यही आई कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, ठीक है। और ऐसे दो इलाके थे जहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पूर्व में और पश्चिम में। तो सबसे पहली परेशानी थी कि इनको जोड़े कैसे, है ना, मतलब पूर्व और पश्चिम के इलाकों को तो हम नहीं जोड़ सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस समस्या का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि पाकिस्तान जो है दो इलाकों को, पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो बेसिकली ये मैंने समस्या भी बता दी और इस समस्या को सुलझाया कैसे था उस समय ये भी बता दिया। समस्या क्या थी कि भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत में तो कोई इलाका ऐसे नहीं था जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, परंतु अगर हम बात करें भारत के पूर्वी एरिया में और पश्चिमी एरिया में, तो यहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो अब ये है कि जी मिलाए कैसे, मिला तो सकते नहीं है, तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि पाकिस्तान को दो अलग अलग एरिया में बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सारे के सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान बना ले, सारे मुसलमान भी पाकिस्तान बनाने के लिए एग्री नहीं थे। एक मुसलमान का नाम दे रखा है यहाँ पर जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। चलो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप मेरे को बताना ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको भारत रत्न दिया गया है जो कि पाकिस्तान से है। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और बताना कब दिया गया है। आपको शायद सुन के बिल्कुल सही सुना आपने, भारत रत्न, भारत की सबसे ऊंची उपाधि होती है ये, मतलब अवार्ड में, ठीक है, वो दिया गया है। तो यही बात लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल भी हर इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी भी बोला करते हैं, मैं आपको बता दूं एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है आपको कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो ये जो थे ना, ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। इनका कहना था जी भाई द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का कोई वो नहीं है, कोई पाकिस्तान वाकिस्तान वाला नहीं बनना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए एक। परंतु कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इनकी अनदेखी कर दी गई, ओके, और पाकिस्तान बना दिया गया इनके मना करने के बावजूद भी, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी जो खैबर पख्तून है ना, चलो ये ज़्यादा डीप में हो जाएगा बट क्योंकि आपकी बुक में भी नहीं है, बट जो पश्चिम वाला हिस्सा ना, और भी पश्चिम वाला हिस्सा पाकिस्तान का, ठीक है, तो वहाँ के इलाके के लीडर थे ये, परंतु इनकी बात अनसुनी कर दी और पाकिस्तान को मिला दिया गया। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला, मतलब कुछ जो एग्री नहीं कर रहे थे उनको अनसुना कर दिया। तीसरी समस्या क्या थी, तीसरी समस्या बहुत ही विकट थी। तीसरी समस्या क्या थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। अब बात ये आ गई कि जी चलो ठीक है, हमें समझ आ गया कि ये रहा भारत, मैं ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो समझ आना, अब ये भारत है अपना प्यारा भारत, और इस तरफ जो है वो चलो मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम इलाका है। बट दिक्कत की बात थी, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे, और यहाँ पर भी ऐसे इलाके थे यहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा थे। तो ये क्या किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी निकाला ही नहीं गया। 14 और 15 अगस्त 1947 तक भी ना लोगों को ये नहीं पता था कि जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, यहाँ के लोगों को, ठीक है, सॉरी, यहाँ इन दोनों एरिया के लोगों को नहीं पता था। बाकी यहाँ का तो फिक्स था कि जी ये इंडिया रहेगा, ये तो फिक्स था, परंतु इस वाले बिल्कुल बॉर्डर के साइड में, मैं पेन बदल लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए, ब्लैक वाला ले लेते हैं। तो जो यहाँ के एरिया के लोग थे ना, उनको ये कन्फर्म ही नहीं हो रहा था कि जी हम इंडिया में है पाकिस्तान में है, उनको यही कन्फर्म नहीं था। तो ये समस्या थी और इस समस्या का कभी भी समाधान नहीं निकाला और इसलिए बहुत सारे लोग मारे गए। बॉर्डर की साइड में सबसे ज़्यादा खून खराबा यहाँ पर पंजाब की साइड में और बंगाल की साइड में हुआ था 1947 में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तीसरी समस्या और विकट थी, ब्रिटिश भारत के जो मुस्लिम प्रांत बहुल इलाके थे पंजाब और बंगाल, उनके अनेक हिस्सों में गैर मुस्लिम की आबादी भी ज़्यादा थी। इन दोनों प्रांतों का जो बंटवारा था वो धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, ये बात बोल दी गई थी। और ये बोल दिया गया था कि ज़िले के अकॉर्डिंग भी ये देखा जाएगा कि किस ज़िले में जो नॉन मुस्लिम ज़्यादा है और मुस्लिम ज़्यादा है, परंतु कभी भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। और 14 और 15 तारीख को मध्य रात्रि को भी ये फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये तक नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में, और पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। सबसे ज़्यादा खून खराबा इस इलाके में हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि इसकी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। अल्पसंख्यकों की क्या मतलब है,
अब देखो बात ये थी कि आप है ना पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेकर नहीं जा सकते, ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो टू नेशन थ्योरी से एक बात तो क्लियर हो गई, आप क्लियर हो गई होगी आपको कि जो पाकिस्तान बनाया गया था वो मुस्लिम के लिए बनाया गया था, इस्लाम के नाम पे, कि जी टू नेशन थ्योरी है, एक अलग देश बनेगा मुसलमानों के लिए, ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। बट दिक्कत ये थी कि सारे के सारे मुसलमान को वहाँ पर ले जाना जो था वो इम्पॉसिबल था, और सारे के सारे नॉन मुस्लिम को पाकिस्तान के एरिया से लाकर भारत में लाना ये भी बहुत मुश्किल था। तो सबसे बड़ी कठिनाई थी कि जो अल्पसंख्यक भारत में रह गए हैं, जो मुस्लिम भारत में रह गए हैं, और जो हिंदू और जो सिख है या नॉन मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में रह गए हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जी उनका कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो उनका रख रखाव और उनके लिए बेसिकली सारी की सारी चीज़ें देखना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। तो इस समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में भी मुसलमान की बड़ी आबादी थी। तो मतलब यही है सबसे बड़ी आबादी थी कि जो अल्पसंख्यक है उनको लेकर समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न हो रही थी कि जो भारत में रह गए हैं मुस्लिम, या जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम रह गए हैं, उनका मतलब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उनका कैसे वो अपनी लाइफ को बिताएंगे, इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमने तो देखो कर दिया, सबको इक्वल राइट दे दिए, बट पाकिस्तान में कभी नहीं हो पाया ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि विभाजन का परिणाम। ओके, विभाजन का परिणाम देखते हैं। चलो ये वाला ना हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे यार, क्योंकि मैंने ज़्यादा टॉपिक आपको समझा दी हैं कि ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ी वीडियो बन जाए और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। बट मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मेरे को ये बताओ कि जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ, कब लागू हुआ। 11th पे पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये वैसे तो, बट ये आपको पता होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आप मेरे को डेट बता दोगे ना तो जी खुशी हो जाएगी, मतलब सब कुछ गुड गुड हो जाएगा जी ठीक है। तो ये आप मेरे को ज़रूर बताना कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने पहली स्पीच कहाँ पर दी थी और स्पीच का नाम क्या था, वो आप मेरे को बताना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर तो हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को ये बताओ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने कौन कौन सी 3 सबसे बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट चुनौती थी, ठीक है। मतलब हेडिंग लिखनी है, पूरा डीप में नहीं समझाना, बट वो हेडिंग मतलब आनी चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। मेरे को भी तो पता चलना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एंड बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, आप वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी www.mainpointstudy.in। बट मैं वैसे तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड वेबसाइट पे जब आप जाओगे डोंट वरी, डायरेक्टली आपको PDF मिलेगी, PDF से आप डायरेक्टली जो है वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में होगा, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, इसकी सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अभी तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि जब आपके जो जूनियर है जब वो क्लास 12th में आए तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अगर कोई बच्चा कैपेबल है और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट का बटन दे रखा होगा, वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और वैसे कंट्रीब्यूट आप नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, यहाँ पर जब वेबसाइट पे आप जाओगे नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको कोई ऐड वगैरह मिलेगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना आप, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा, ठीक है। और देखो सबसे बड़ा सपोर्ट है ना मेरे लिए ये है कि आप अच्छे नंबर लाओ, 12th में अच्छे नंबर लेकर आओ। एग्ज़ाम जब खत्म हो जाए बोर्ड के, अपनी मार्कशीट की स्क्रीनशॉट की फ़ोटो मतलब मेरे को भेज देना और बोलना कि सर 0.001% आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें, मैं इसमें ही खुश हो जाऊंगा, ठीक है। मेरी सारी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। ओके चलो जी, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।